चलिए, क्लास मैंने रिकॉर्ड पे डाल दिया है, तो बाद में भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, थोड़ी सी नई चीजें हैं। कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसकी कुछ जो है भूमिका होती है ना। तो मैंने उनको तो लिंक भेज दिया था, क्या हुआ? तो नहीं आए, कोई बात नहीं, एक बार पूछ लूंगा। चलो, बाद में मैं डाल दूंगा, जो नहीं आए वो देख लेंगे। केमिस्ट्री, शुरू शुरू में जब कोई ज्योतिष सीखने आता है तो हमारे जीवन की घटना कुछ इस प्रकार के है। हम उस समय में बहुत छोटे थे, बहुत, मतलब ये पकड़ के चलो 10 साल का जो है वो एज है। तो हमारे घर में हमारे माता जी के एक मामा जी आए, और वो फिर हाथ वाथ देखने लग गए। तो काफी लंबे समय पहले की बात है। तो वो जब हाथ देखने लग गए, तो जो होता है, सब लोग आ गए कि हमारा भी हाथ देख दीजिए, हमारा भी देख दीजिए। तो वो हाथ देख के जो है वो फिर प्रेडिक्शंस वगैरह करने लगे। बहुत अच्छा लगा, बड़ा इम्प्रेसिव था। लोग सारे जो है वो उनसे बात करने लगे, अपने हाथ दिखाने लगे। कुंडली वुंडली देखना उनको तो आता नहीं। फिर जैसे होता है ना कि जब कोई दादा दादी टाइप के आते तो बच्चों को कहा जाता है कि तुम उनके साथ जाके सो जाओ। तो मैं 5-7 दिन जो है उनके साथ था। तो 5-7 दिन, उस 10 साल की उम्र में 5-7 दिन जब मैं उनके साथ था, तो उन्होंने हाथों की कौन से, मतलब माउंट क्या क्या होता है, वो सब उन्होंने थोड़े बहुत समझा दिया। बस वहां तक की बात सीमित थी, पर बीज जो है उन्होंने उस समय में डाला। उसके बाद जब हम ज्योतिष में आए, तो 2-3 लोग ऐसे मिले जो हस्तरेखाओं से बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते थे। तो उनको भी देखा। फिर कुछ ऐसे, साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एम आई ऑडिएबल क्लियरली? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो फिर बहुत सारे इस प्रकार के लोग भी मिले जो हस्तरेखाओं के द्वारा कुंडली बनाने में समर्थ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 लोगों से मैंने 2017 में अप्रोच किया था, इंडिया ईयर 2017। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप भी हस्तरेखाओं से कुंडली बनाते हैं, तो सिखा दीजिए। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिखाते, क्योंकि हम सिखाएंगे तो हमारा वैल्यू कम होगा। तो उस समय से मन में एक जिद था कि हम इस सब्जेक्ट को डिकोड करने के प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम ये लोगों को सिखाएंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति का जो मोनोपोली जो मैटर है वो खत्म हो जाए। और आज मेरा ये प्रयास जो है उसी चीज की ओर है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ही है। आज हम लोग यहाँ 7 लोग हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है आगे सब तक और 700 बहुत सारे लोगों तक जो है ये पहुंचे। एक सेकंड होल्ड करना। तो बहुत सारे लोगों तक ये विद्या पहुंचनी चाहिए। हो गया? हाँ, बस, ठीक है, ठीक है। तो वो पहुंचना चाहिए, और बिल्कुल पहुंचेगा भी। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी विद्या है, देखो ज्योतिष तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे। हर गली में, हर मोहल्ले में जो है वो आपको कोई ना कोई ज्योतिष का आचार्य जो है वो बिल्कुल मिल जाएगा। परंतु वो हस्तरेखा को सही रूप से समझना और प्रिडिक्शन करने की क्षमता पूरे भारत में गिने चुने कुछ लोगों को ही। आप लोग पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर ब्लेस्ड कि आप लोगों को नाड़ी ज्योतिष का जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि की ज्ञान है। तो उस चीज के साथ जब एक बहुत बड़ा चीज आपको प्राप्त हो जाता है ना, और भी बड़े बड़े चीजों को प्राप्ति जो है वो सरल हो जाती है। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान पूर्वक इस विद्या को समझना चाहिए। परंतु उससे पहले मैं आपको लोगों को एक कहानी बताना चाहूँ।
मैं उस समय में दक्षिण भारत में था और नाड़ी ज्योतिष का चर्चा कर रहा था। इट इज इन द ईयर 2014 13, उस लेवल की बात। तो उस समय में मैंने देखा कि जब हम तार पत्र की रीडिंग कर रहे थे तो उसमें लगभग लगभग हस्तरेखा में जो थंब का इंप्रेशन लिया जाता था, और आजकल आज भी है मेरे पास वो सारे नोट्स, तो उसमें वो अलग टाइप के बात करते हैं। नॉर्मल पामिस्ट्री की बात उसमें है ही नहीं। वो हस्तरेखाओं, मणि मुकुट रेखा, ठीक है, और भी इस प्रकार के बहुत सारे रेखाओं के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, जो थंब का आइडेंटिफिकेशन होता है। और वहीं से वो निकालते थे सारे चीज, डिकोडिंग करते थे। तो मुनि ऋषियों ने हस्तरेखा में विशेषकर थंब यानी कि हमारी जो वृद्धांगुष्ठ है उसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया है उन्होंने। और बाद में मुझे पता चला कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में जो हस्तरेखा में सबसे ज्यादा नामी व्यक्ति है जिसको हम कीरो के नाम से जानते हैं, उसका ओरिजिनल नेम है जो है वो काउंट लुई हेमन है। काउंट लुई हेमन एक बार भारत आया और दक्षिण भारत में जाके डॉक्टर सूर्य नारायण राव से उनका मुलाकात हुआ था। और उन्होंने सूर्य नारायण राव से एक पंचांगुली यंत्रम का निर्माण करवाया था जो बहुत सिद्ध यंत्र। और वो तालिस्मान या यंत्रम जब तक उनके साथ था तो किसी की भी हस्तरेखा देख के वो अचूक फलादेश करने में समर्थ। और एक बार क्या हुआ, लंदन में वो रहने लगे कीरो यानी कि काउंट ली हेमन। फिर अचानक से उनका तालिस्मान जो है वो गायब हो गया। अब जैसे ही उनका वो कवच गायब हो गया तो फिर उनकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं साबित हो रहा है सही। तो बिल्कुल पागल से हो गए। फिर उन्होंने उनसे, सूर्य नारायण राव को चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे मेरे पति का जो है वो कवच खत्म हो गया। सूर्य नारायण राव का देहांत हो गया था, उनके पुत्र का भी देहांत हो गया था। उस समय में उनका पोता जीवित था। तो पोता ने मिसेस हेमन को चिट्ठी लिख के ये बताया कि दादाजी का निधन हो गया और उस प्रकार का कवच निर्माण की विधि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। और ऐसे ही कीरो का अंतिम जीवन जो है वो समाप्त हो। तो एक चीज यहाँ जानने योग्य है, समझने योग्य है कि बिना पंचांगुली साधना के संपूर्ण ज्ञान हस्तरेखा में होना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन कहीं आप अटक जाओ तो इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। काल ज्ञान और पंचांगुली साधना हस्तरेखा के साथ बिल्कुल जुड़े हुए विद्या है। ये थोड़े से आध्यात्मिक विद्या है, ये थोड़ी सी साधनात्मक विद्या है। इस पे जो है वो सामान्य नियमों से परे आपकी अंतरात्मा की आवाज और आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। लेकिन जो टेक्निक्स, हर चीज के पीछे टेक्निक है, उस टेक्निक को समझाने की जो प्रयास है वो पूर्ण रूप से मैं करूंगा। और उसमें मैं आप लोगों को ये बताने की प्रयास करूंगा कि कैसे आप हस्तरेखा को डिकोड कर सकते हैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। कैसे आप हस्तरेखाओं के द्वारा कुंडली का निर्माण कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ज्यादा आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कुछ भ्रांतियां हैं हस्तरेखाओं में, इसलिए लोग क्या करते हैं कि अच्छा हस्तरेखाविद क्या करते हैं, तेरे मस्तिष्क रेखा, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, चंद्र रेखा, ये सब बड़े तालमेल वाले हैं और वो एक के साथ दूसरे का जो है ना वो संबंध नहीं बैठता। उस चीज को पहले तो आपको क्लियर करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग उसको समझने की प्रयास करें। देखिए, जब भी हमारे पास हस्तरेखा विचार करने की नौबत आए तो पहले इस प्रकार की एक 16 कक्ष वाली एक हम चार्ट क्रिएट कर लें। 16 कक्ष, 16 कक्ष वाली चार्ट एक क्रिएट। इसमें एकदम सबसे पहले ऊपर वाला जो चार्ट होगा, देखो सिंपली हमने क्या किया, 16 चार्ट्स जो है वहां हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, 16 कक्ष का है। तो पहला वाला ये जो है ना, ये जुपिटर का है, बृहस्पति का है, इसके ऊपर बृहस्पति की उंगली रहता है। तो ये जो है वो जुपिटर का हो गया। सेकेंड फिंगर जो है वो इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर के बाद वाला जो पार्ट है वो है सैटर्न का। ठीक है। उसके बाद जो है ये सूर्य का, सन का जो है वो क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये मरकरी का माना। बस पहले तो आप ये समझ के चलो। अब क्या होता है कि बहुत सारे इस प्रकार के हथेली है जिसमें आपको माउंट बहुत ऊंचा ऊंचा सा दिखने लगेगा। अरे बाप रे, उनके हाथों की जो माउंट है वो बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा सा है। परंतु इसमें क्या होता है कि माउंट ऊंचा होने मात्र से ही वो ग्रह अच्छा है या बुरा है ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, एक चीज आज आप लोगों को समझना है, वो ये है कि पर्वत के ऊपर होता है पर्वत शिखर। जैसे हिमालय पर्वत है, लेकिन पर्वत शिखर यानी कि पर्वत की ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको पर्वत शिखर के नाम से कहा जाता है। पर्वत शिखर कैसा होता है, जैसे आपके पास कोई भी एक हस्त आ जाए तो पर्वत शिखर का इंडिकेशन कुछ इस प्रकार का होता है। थोड़े से आपको मैग्नीफाइंग ग्लास या किसी भी चीज से
इस चिन्ह को, हर माउंट में इस चिन्ह को आपको ढूंढने की प्रयास जो है वो बिल्कुल करना पड़ेगा। हर माउंट में ये होता है, सिर्फ माउंट में नहीं, हथेली में भी ये चिन्ह जो है वो आपको मिलेगा। ये जो है ना, ये दर्शाता है पर्वत शिखर, यानी कि किसी भी प्लैनेट की माउंट को ये दर्शाता है। ये बिल्कुल इसी प्रकार से ये दर्शाता है। इट इज कॉल्ड एपेक्स, और पर्वत शिखर। इस पर्वत शिखर की जानकारी होना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये बृहस्पति की उंगली ऊपर है, ठीक है, शनि की उंगली ऊपर है, सूर्य की उंगली ऊपर है, बुध की उंगली ऊपर है, तो इस बुध की उंगली के नीचे का ये जो हिस्सा है बुध का पर्वत है, सूर्य का पर्वत है, शनि का पर्वत है, ये बृहस्पति का पर्वत है। और बृहस्पति की पर्वत के नीचे ये जो है यहाँ अंगूठा वाला पार्ट आ जाएगा। तो उस प्रकार से पहले इसको समझ लीजिए, फिर बाकी चीजें समझ में आती है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि बहुत छोटे सा हिस्सा किसी 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 जगह में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये जो पर्वत शिखर है ना, बिल्कुल बीचों बीच में जो है वो पर्वत शिखर आपको दिखाई पड़ेगा उस माप। बहुत कठिन नहीं है, थोड़े से प्रयास करने से ये चीजें जो है वो आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। इट इज कॉल्ड पर्वत शिखर। कई बार देखिएगा कि पर्वत शिखर थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ चला गया, एकदम उंगलियों से सटा हुआ मिलेगा, बिल्कुल उंगलियों से सटा हुआ पर्वत शिखर जो है वो मिलेगा। फिर कौन आ गया? तो ये पर्वत शिखर जो है बिल्कुल ऊपरी अंगूठे के साथ जो है, सर ये लेफ्ट हैंड है ना? सर आपने जो बताया है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट उससे हैंड कोई का। मतलब नहीं है, दोनों हाथों में ही मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, मैंने तो वो आप लोगों को समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है पर्वत शिखर। इसके बाद आप देखिए, कुछ क्षेत्र में पर्वत शिखर जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होगा ऐसे। पर्वत शिखर जो है ना, वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला आता। ये पर्वत शिखर जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। ये पर्वत शिखर, और कुछ क्षेत्र में दिखिएगा कि पर्वत शिखर जैसे मैंने, ये देखिए ये सेंटर में है, ये अपर में है, अप साइड। ये पर्वत शिखर जो है वो नीचे की तरफ है। और कुछ क्षेत्र में देखिएगा कि एक पर्वत शिखर बिल्कुल दूसरे प्लेनेट के साथ सटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति का पर्वत शिखर ऐसे हो जाता है, शनि के साथ सटा हुआ पर्वत शिखर जो है वो है, ये शनि के साथ सटा हुआ पर्वत शिखर है। तो इसमें क्या है, पहला, या तो वो सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ द माउंट, या फिर वो अपर माउंट पे होगा, ऊपर की तरफ होगा जैसे यहां है, या फिर वो लोअर सेक्शन में होगा, या वो इंक्लाइंड होगा किसी भी प्लेनेट की तरफ, किसी भी प्लेनेट की तरफ झुका हुआ होगा। जैसे बृहस्पति का ये जो पर्वत है, पर्वत शिखर बोलते हैं इसको, नॉट पर्वत, माउंट ऊंचा हो सकता है, हाथ का माउंट जो है ना बिल्कुल ऊंचा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेनेट बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ये गलती जो है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारे चीजों को बताने में समर्थ है, और धीरे धीरे इसी चीज के द्वारा हम उस ग्रह की सही स्थिति कुंडली में क्या है उसको भी समझने की प्रयास करेंगे। इसलिए पर्वत शिखर के बारे में जानकारी होना परम आवश्यक है। अब क्या होता है, यदि वो कोई भी प्लेनेट सेंटर में है, सेंटर में किसी भी प्लेनेट का होने का क्या मतलब होता है, सेंटर में किसी भी प्लेनेट का होने का मतलब होता है कि वो प्लेनेट अपने स्वयं का घर का है, द प्लेनेट इज अपने स्वयं के घर का है। अब बुध के कुंडल, अब बुध बुध के माउंट में यदि आपको ये दिख जाए कि ये जो एपेक्स है, ये जो पर्वत शिखर है वो बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि बुध अपने स्वयं के कक्षा में है। स्वयं के कक्षा में क्या हो जाता है, 3 नंबर 6 नंबर। चलो अभी स्वयं के कक्षा वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आप हटा दो। स्वयं की कक्षा की जगह आप ये समझ के चलो, मरकरी इज ए वेरी पावरफुल पोजीशन। अभी स्वयं कक्षा वाला आपको कंफ्यूज करे, तो सेंटर में होने का मतलब होता है इट बैलेंस्ड, गुड पोजीशन, वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छे स्थिति में जो है वो है, ठीक है। अपर में होने का क्या मतलब होता है, लोअर में होने का क्या मतलब होता है,
इंक्लाइंट को पहले समझिए। इंक्लाइंट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए बृहस्पति का पर्वत शिखर यदि शनि की तरफ झुकाव रखता हो, बृहस्पति का पर्वत शिखर यदि शनि की तरफ झुकाव रखता हो, तो इसका मतलब होता है कि बृहस्पति और शनि में बड़ा क्लोज रिलेशन है। बृहस्पति पर्वत जो है वो शनि की तरफ झुका हुआ है, बृहस्पति का पर्वत शिखर। तो बृहस्पति शनि का कॉम्बिनेशन उस चार्ट्स में जो है वो बिल्कुल बनता है। अब मान लीजिए कोई प्लैनेट का पर्वत शिखर जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। नीचे में क्या होता है? नीचे में देखो यहाँ जो है ना, यहाँ जो है वो मार्स है, यहाँ मार्स का पोजीशन है बृहस्पति के बिल्कुल नीचे। ये जो बृहस्पति का नीचे है इसको समबॉडी टोल्ड इट्स एज ए राहु पोजीशन, ठीक है। और राहु के नीचे वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये वाला, ठीक है, बृहस्पति में, तो वो पूरा का पूरा वीनसियन पोजीशन माना जाता है, शुक्र की स्थिति माना जाता है। ये जो पर्वत शिखर है ये हर जगह मिलेगा आपको, सिर्फ ग्रहों के पर्वत के नीचे नहीं मिलेगा। ये मंगल वाला राहु वाला पोजीशन पे मिलेगा, शुक्र के क्षेत्र में भी मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, इस मंगल वाले हिस्से में भी मिलेगा, यहाँ चंद्रमा में भी मिलेगा, यहाँ पूरे हाथ में जो है, हर जगह ये पर्वत शिखर जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और इन पर्वत शिखरों से हमें पता चलेगा कि उसपे प्लैनेट्स की जो सिचुएशन है वो किस प्रकार का है, किसके साथ किसका संबंध है। खाली आंख से ये दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे, कम से कम एक टेलिक्स ग्लास यूज कर लीजिएगा, तो उसमें भी आपको जो है बड़े आसानी से वो दिखाई पड़ जाएगा कि पर्वत शिखर किस तरफ गया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ माउंट इसको बोलते हैं। कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, कोई भी पर्वत शिखर यदि अपने जगह से हट जाए, अपनी जगह से हट जाए, अपनी जगह से हटने का क्या मतलब होता है? कि वो पाम के बिल्कुल सेंटर में नहीं, पहले इन चारों को समझ, पाम के बिल्कुल सेंटर में नहीं। अर्थात जुपिटर का पर्वत शिखर यहां इसका सेंटर है, ये दाहिने तरफ आ गया, सो इट्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ माउंट। शनि का पर्वत शिखर होना चाहिए था बीचों बीच में, ये नीचे की तरफ आ गया, अगेन इट्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ माउंट। सूर्य का पर्वत शिखर यहां एकदम बीचों बीच में होना था, या पर में चला गया, अगेन इट्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ माउंट। बुध का पर्वत शिखर बिल्कुल बुध के अंदर ही है, सो इट्स ए वेरी गुड साइन, इट्स ए प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ माउंट, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस ग्रह की जो कोर स्ट्रेंथ है, उस प्लेनेट की जो कोर स्ट्रेंथ है वो कैसा है, कौन से ग्रह के साथ वो संबंध बना रहा है, ये पता चल जाता है। इसलिए पामिस्ट्री में सबसे पहले आपको पाम देखने की, हस्तरेखाओं को देखने की जो प्रक्रिया है ना उसको बदलना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं देखना, अब आपको भीतर झांकना है, अंदर झांकना है। अब आपको रेखाओं पे गुरुत्व नहीं देना है ज्यादा। अब आपको ये नहीं देखना है कि बुध का पर्वत तो ऊंचा है, अच्छा आपका बुध अच्छा है, सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, सूर्य खराब है, शनि का पर्वत थोड़ा सा जो है वो दबा हुआ है, शनि आपका खराब है। अरे बृहस्पति तो बड़े ऊंचे है आपके, बृहस्पति बहुत अच्छा है। अरे शुक्र पर्वत तो बहुत फैला हुआ है, शुक्र बड़ा अच्छा है। अरे आपकी मस्तिष्क रेखा तो बहुत लंबा है, आपकी हार्ट लाइन तो बहुत अच्छा है, लाइफ लाइन तो बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सामान्य ज्ञान है, बहुत ही नॉर्मल सा नॉलेज है, उस पर ध्यान केंद्रित करना ही नहीं है। कोई भी आदमी जिसने हस्तरेखा की एक आध किताब पढ़ ली हो उसको आ जाता है कि कौन से क्या क्या होता है, लेकिन उस पर देखना नहीं। अभी आपको कहाँ देखना है? अभी आपके सामने जब भी कोई हाथ आ जाए तो एक एक्सरे विजन आपके अंदर आना चाहिए, मुझे वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ माउंट को फाइंड आउट करना है कि हस्त में जो ग्रहों पर्वत पर, ग्रहों की पर्वत पर ये जो माउंट है, ये जो पर्वत शिखर है, उसका लोकेशन क्या है। क्या वो एब्सोल्युटली सेंटर लोकेटेड है, क्या वो ऊपर की तरफ है, क्या वो नीचे की तरफ है, क्या वो साइड में गया हुआ है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। जब आप ये पॉइंट नोट करना शुरू कर देंगे तब आपको पता चलने लगेगा कि बाहर से दिखने वाला, क्योंकि जो आदमी मोटा है ना, बहुत सारा हेवी आदमी है, मान लो खूब हेल्दी आदमी है, उसके हाथ में बृहस्पति और बुध और शुक्र तीनों का जो पाम का पोजीशन है ना वो मोटा मोटा फूला फूला सा जो है ऐसे सूजन वाले मिल जाएंगे आपको। तो आप कैसे बताओगे कि उनका बुध अच्छा है कि बृहस्पति अच्छा है कि शुक्र अच्छा है? नहीं बता सकते, है ना। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ के पर्वत शिखर, एपेक्स, प्रोबेबली आई डोंट नो एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड, ये क्या होगा गूगल करना पड़ेगा, एपेक्स ही बोलता होगा शायद, मैं चेक कर लेता हूँ पर्वत शिखर को, ठीक है, वही बोलता होगा। तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है।
एपेक्स, एपेक्स का मीनिंग क्या है, ये होगा। सर शिखर ही होता है। हाँ, शिखर ही होता है। एपेक्स का मतलब सर्वोच्च शिखर, द हाईएस्ट। तो वो एपेक्स यानी कि पर्वत शिखर को आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये आपकी यात्रा है यहाँ, ये जो बीच का जो सेक्शन है ना, ये बताएगा उस ग्रह की स्थिति किस प्रकार के होंगे। ठीक है, ये इतना सीक्रेट नॉलेज है, इतना सीक्रेट नॉलेज है कि कोई नहीं बताता। वर्षों, लगभग लगभग मेरे को 7-8 वर्ष लग गए इन चीजों को समझने के लिए, इसको डिकोड करने के लिए। और जब मैं इसको डिकोड कर रहा था स्वयं पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अच्छा सच में ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, वाह बिल्कुल हो जा सकता है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे दुनिया में, जो है वो ले जाना पड़ेगा, आगे चीजों को बढ़ाना है, तो हम इस चीज को शुरू करें। अब इसको आपको समझना है। तो आज के क्लास में हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे, बहुत ज्यादा लोड नहीं देंगे। अब जब भी आप अपने स्वयं के हाथ को देखिए, कुछ नहीं होता है तो मोबाइल पे अपना हाथ का एक फोटो खींच लीजिए। ठीक है, और फोटो खींच लेने के बाद उसको 10x 20x करके जूम करके देखिए कि आपके हाथों में ऐसे ऐसे पर्वत शिखर कहाँ कहाँ पर है। शुरू शुरू में आपको चारों उंगलियों के नीचे, तर्जनी के नीचे बृहस्पति पर्वत पर पर्वत शिखर एपिक्स, शनि पर्वत के नीचे पर्वत शिखर, सूर्य पर्वत के नीचे पर्वत शिखर, बुध पर्वत के नीचे पर्वत शिखर। परंतु इसके साथ साथ हथेली के बाकी हिस्सों में भी आपको इस प्रकार के पर्वत शिखर जो है वो नजर आने लगेंगे। शुरू शुरू में नहीं लगेंगे, पर जैसे आप एक बार दो बार प्रयास करेंगे तो बिल्कुल वो जो है वो बिल्कुल नजर आने लग जाए। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आप क्लियर करो कि हाथ के माउंट सिर्फ ऊंचा होने से ही वो प्लेनेट अच्छा नहीं होता। उस प्लेनेट के अच्छा होने की वजह पीछे कुछ और है। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक व्यू चाहिए, और आपको पर्वत पर नहीं, पर्वत शिखर पर पहुंच, तभी आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो पाम में जो एपेक्स वाला पार्ट है उसको आप समझने की प्रयास करिए। और जैसे आप इस चीज को समझ जाएंगे, एक बहुत बड़ी गुत्थी, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो है वो पमिस्ट्री से आपका जो हट जाएगा, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज सिर्फ इस पर चर्चा, और किसी चीज पर चर्चा नहीं है। तो मैं शेयर स्टॉप करता हूं, और आप बताओ पांडे जी, विश्वनाथ जी, मनीष जी, ज्योति जी, सुब्रत चटर्जी जी, आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया थोड़े बहुत समझ में आया? डिमांड कर दिया। जी सर, जी सर। हाँ जी सर। जी सर। ठीक, चल फिर आज क्लास। सर हाँ तो बताओ। रुपया लेके गया अभिषेक बनर्जी हाँ, उबरिया से क्या? जाकर लेके गया। आज उसका कोई बात पोस्ट नहीं, चलो। प्रेसिडेंट का पोस्ट हटा दिया। चलो एंड करते प्रति जी, फिर अगले क्लास में मिलते हैं सारा आगे नॉलेज। को ठीक है देखिए। जी। सर बिल्कुल फूकेगा ना इसके